आज इस गांव में थैयाकुरा नाम का एक ही मर्द जिंदा बचा है, पर हर एक दिन 462 लोग अगर किसी इंसान को अपनी बेटी की शादी में दहेज में ये स्कूटर देना होता था। 1980 में आपको हर 1 किलोमीटर रोड स्ट्रेच के ऊपर सिर्फ 3 गाड़ियां चलती मिलती थी। सिर्फ गूगल सर्च के बेसिस पे घटिया क्वालिटी की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स सरकार को चिपका देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में भी यही होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी यही होता है। चार्ल्स सोबराज, रमन राघव, रेणुका शिंदे, इन तीनों नामों में कॉमन क्या है? इनमें कॉमन ये है कि ये तीनों सीरियल किलर्स थे जिन्होंने इंडिया में कई लोगों की जान ली। आज इंडिया में एक नया सीरियल किलर आ गया है, लेकिन इस सीरियल किलर को आप जेल नहीं भेज सकते, क्योंकि ये सीरियल किलर कोई इंसान नहीं बल्कि हमारी सड़कें हैं। Rural Development Minister Gopinath Munde dies in a tragic road accident in Delhi after an Indica rammed into his SX4. Tragic road accident occurred in Unnao on Wednesday morning, resulting in the death of 18 passengers and leaving over 30 injured. Have we done enough to deal with road accidents? India has the worst record in the world, a record that just got worse. और मरने वाले लोगों में 18 से 34 वयोवर्ग के 60% युवा हैं। मुंबई BMW हिट एंड रन केस में एक महिला ने गंवाई जान। और इस देश का 3% जीडीपी खत्म होता है, खराब होता है इसमें। NH-44 इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, जो कश्मीर से शुरू होकर इंडिया के सदर्न मोस्ट टिप कन्याकुमारी में जाकर खत्म होता है। तेलंगाना के महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट का पेडाकुंटा गांव इसी हाईवे के पास पड़ता है। आज इस गांव में थैयाकुरा नाम का एक ही मर्द जिंदा बचा है, क्योंकि बाकी के मर्द एक के बाद एक इस सड़क को क्रॉस करते वक्त मारे जा चुके हैं। जिस NH-44 को इंडियन इकोनॉमी की लाइफलाइन बनना चाहिए था, उसी हाईवे ने पेडाकुंटा गांव को बना दिया विलेज ऑफ विडोज। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने खुद एडमिट किया है कि गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बावजूद इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स कम नहीं हो रहे हैं। जहां 2010 में 1,34,000 लोगों ने अपनी जान रोड एक्सीडेंट्स में गंवाई थी, तो वहीं 2022 में ये गिनती बढ़कर 1,68,000 तक पहुंच चुकी है। इनफैक्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट डेथ्स हमारी कंट्री में होती हैं। एक आम आदमी से लेकर बड़े पॉलिटिशियन तक, स्टार क्रिकेटर से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन तक, आज हमारे देश की सड़कों पर कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। अगर एक प्लेन क्रैश में 100 लोग भी मारे जाएं तो वो एक इंटरनेशनल ट्रेजेडी बन जाती है, पर हमारे देश की सड़कों पर हर एक दिन 462 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और हम इसे ये सोच के नॉर्मलाइज कर देते हैं कि अगर सड़कें हैं तो एक्सीडेंट्स भी होंगे, और अगर एक्सीडेंट्स होंगे तो डेथ भी हो सकती है। हमारे इसी माइंडसेट की वजह से आज इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स में मरने वाले लोगों की गिनती हर साल बढ़ती ही जा रही है। सड़कें तो किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो फिर हमारे देश की सड़कें सीरियल किलर्स कैसे बन गई? ये समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा 1947 में। करीब 200 साल की गुलामी के बाद हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हो गया था, पर ब्रिटिश रूल के दौरान कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास जैसे कुछ हिस्सों को छोड़कर इंडिया के बाकीतर एरियाज़ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ना के बराबरी हुई थी। तो इस रीजनल इम्बैलेंस को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने 1956 में इंट्रोड्यूस करी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इस पॉलिसी रेजोल्यूशन के तहत एक बिजनेसमैन को इंडिया में कहीं भी फैक्ट्री लगाने के लिए गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेना पड़ता था, और अगर कोई बिजनेसमैन किसी ऐसे एरिया में फैक्ट्री लगाने के लिए लाइसेंस अप्लाई करता जो ब्रिटिश रूल के दौरान इंडस्ट्रियली बैकवर्ड रह गया था, तो चांसेस थे कि उसको ये लाइसेंस ज़्यादा ईजिली मिल जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो एरियाज ब्रिटिश रूल के दौरान इंडस्ट्रियली बैकवर्ड रह गए थे, वहाँ भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लाई जा सके। और सिर्फ फैक्ट्री लगाने के लिए नहीं, यहाँ तक कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट से अलग से एक लाइसेंस लेना पड़ता था। मान लो कि कोई कार मैन्युफैक्चरर एक महीने में 100 गाड़ियाँ बेच रहा है, और किसी महीने उसके पास 120 गाड़ियों की डिमांड आ गई, तो 20 और गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको गवर्नमेंट से अलग से एक लाइसेंस लेना पड़ता था, जो कि यूजुअली इसको नहीं मिलता था, जिसकी वजह से इंडिया के कार मार्केट में डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई हमेशा कम रहती थी। और गाड़ी तो छोड़ो, उन दिनों 2 व्हीलर खरीदना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। 1972 में बजाज ने अपना चेतक स्कूटर मार्केट में लॉन्च किया, और एक टाइम ऐसा भी था जब इस स्कूटर को खरीदने के लिए 10 साल तक का वेटिंग पीरियड भी था। अगर किसी इंसान को अपनी बेटी की शादी में दहेज में ये स्कूटर देना होता था, तो मैरिज की डेट इस स्कूटर की डिलीवरी मिल जाने के बाद फिक्स की जाती थी। ज़्यादा गरीबी और कम पर कैपिटा इनकम की वजह से इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन वैसे ही गाड़ी खरीदना अफोर्ड नहीं कर पाती थी, और अगर आपकी अच्छी खासी इनकम थी भी तो आपको 97% तक का इनकम टैक्स पे करना पड़ सकता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और इसके बाद भी अगर आप मार्केट में गाड़ी खरीदने पहुंच गए तो आपके पास सिर्फ 2 ही चॉइसेस थी, हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर और प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स की पद्मिनी। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से
1980 में इंडिया में मोटराइजेशन रेट्स बहुत ही कम थे। उस साल आपको इंडिया में हर 1 किलोमीटर रोड के ऊपर सिर्फ 3 गाड़ियाँ ही चलती मिलती थी। 1990 में इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद का अपना सबसे बड़ा चैलेंज फेस किया। उसी साल अगस्त में इराकी डिक्टेटर सद्दाम हुसैन ने कुवैत को इन्वेड कर दिया, जिसके बाद गल्फ वॉर शुरू हो गई, जिसकी वजह से दुनिया भर में इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस तेज़ी से बढ़ने लग गए और इसी के साथ इंडिया के गल्फ रीजन को एक्सपोर्ट्स भी गिरने लग गए थे, जिसकी वजह से इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तेज़ी से गिर रहे थे। और जुलाई 1991 आते आते इंडिया के पास सिर्फ 2 हफ्तों के इंपोर्ट्स को खरीदने के लिए ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बचे थे। हमारी गवर्नमेंट डिफॉल्ट करने की कगार पर थी, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने कुछ गोल्ड रिजर्व्स तक भी गिरवी रखने पड़ गए थे बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास। तो इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह डिसाइड किया कि वो इंडियन इकोनॉमी में कुछ बड़े बदलाव लेके आएंगे। इन रिफॉर्म्स के तहत फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को अलाउ किया गया कि वो इंडिया में आकर पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे, जिसके बाद इंटरनेशनल कार मेकर्स जैसे कि टोयोटा, होंडा, ह्यूंडई ये सब इंडिया में आकर अपनी गाड़ियां बेचने लग गए। और इसी के साथ बैंकिंग सेक्टर को भी लिबरलाइज किया गया। कुछ प्राइवेट एंटिटीज को भी बैंकिंग लाइसेंस दिए गए, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में भी कंपटीशन बढ़ा। इस बढ़ते कंपटीशन की वजह से लोगों के लिए कार लोन लेना काफी इजी हो गया था। तो जहां 1980 में आपको हर 1 किलोमीटर रोड स्ट्रेच के ऊपर सिर्फ 3 गाड़ियां चलती मिलती थी, वहीं 2020 में आपको हर 1 किलोमीटर रोड स्ट्रेच के ऊपर 50 से भी ज्यादा गाड़ियां चलती हुई मिलने लग गई। जिसका मतलब ये हुआ कि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की गिनती तो बढ़ गई है, लेकिन हमारे रोड नेटवर्क को उसी हिसाब से एक्सपैंड नहीं किया गया और उसका रिजल्ट है ये। मार्च 2019 के डाटा के हिसाब से इंडिया का टोटल रोड नेटवर्क 63 लाख किलोमीटर से ज़्यादा का है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी की रोड्स आती हैं, जैसे कि रूरल रोड्स, अर्बन रोड्स, प्रोजेक्ट रोड्स, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज। स्टेट और नेशनल हाईवेज का इंडिया के टोटल रोड नेटवर्क में कंबाइंड शेयर सिर्फ 5% है, पर हर साल इंडिया में जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें से 60% से ज़्यादा सिर्फ स्टेट और नेशनल हाईवेज के ऊपर ही होते हैं। एक हाईवे की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले गवर्नमेंट उस हाईवे की एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाती है और इस काम के लिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया अलग से एक प्राइवेट कंसल्टेंट को हायर करती है और उस कंसल्टेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि डीपीआर बनाते वक्त उस सड़क का डिज़ाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा ताकि जब उस डिज़ाइन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्टर सड़क तैयार करेगा तो सड़क के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स यानी कि एक्सीडेंट प्रोन जोन्स कम से कम बनेंगे ताकि एक्सीडेंट्स की पॉसिबिलिटी कम हो सके। पर पिछले 10 सालों में जितने भी हाईवेज के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स तैयार किए गए हैं, उनमें से किसी में भी सड़क का डिज़ाइन तैयार करते वक्त रोड सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा गया, जिसकी वजह से आज हमारी हाईवेज के ऊपर 6000 से ज़्यादा ब्लैक स्पॉट्स यानी कि एक्सीडेंट प्रोन जोन्स बने हुए हैं। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिसर्स अपनी रिटायरमेंट के बाद अपनी खुद की कंसल्टेंसी फर्म्स खोल लेते हैं और बिना एक्सटेंसिव सर्वेस किए सिर्फ गूगल सर्च के बेसिस पे घटिया क्वालिटी की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स सरकार को चिपका देते हैं और टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया अपनी जेब में डालकर पतली गली में से निकल लेते हैं और उनके खराब डीपीआर के बेसिस पे तैयार की गई सड़कें अपनी इनॉग्रेशन के दिन से ही एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का काम कम और सीरियल किलर का काम ज्यादा करती हैं। मैं मंत्री होने के बाद मेरा बोलना शायद लोगों को लगेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये जो डीपीआर बनाते हैं इतने घटिया क्वालिटी के डीपीआर बनाते हैं और हमको भी कोई शर्म नहीं आती कि वही प्रोसेस से वही गलत डीपीआर हम स्वीकार करते हैं, ना उनके ऊपर कार्रवाई होती है। स्टेट गवर्नमेंट में भी यही होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी यही होता है और डीपीआर वालों को कभी जिम्मेदार पकड़ा नहीं जाता। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सबको मिलाकर इनके ऊपर ही एफआईआर डालनी चाहिए। नितिन गडकरी के हिसाब से फॉल्टी रोड डिज़ाइन इंडिया में एक्सीडेंट्स के पीछे प्राइमरी रीज़न है, पर हर एक्सीडेंट के बाद सिर्फ ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जाती है, ना कि उस सड़क का डीपीआर तैयार करने वाले कंसल्टेंट की। किसी भी कंट्री में रोड सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए उस कंट्री के सिटीजन्स की ड्राइविंग हैबिट्स का रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस कंट्री के सिटीजन्स अपनी कंट्री के ट्रैफिक लॉज को ठीक से फॉलो करें। इंडिया में हर साल जितने भी एक्सीडेंट्स अलग अलग ट्रैफिक वायलेशंस की वजह से होते हैं, उसमें से 70% से ज़्यादा तो सिर्फ ओवर स्पीडिंग की वजह से ही होते हैं। 2019 में मोटर व्हीकल्स एक्ट को अमेंड करने के बाद अलग अलग ट्रैफिक वायलेशंस के लिए लगने वाले फाइन का अमाउंट काफ़ी बढ़ा दिया गया है, पर सीट बेल्ट ना लगाने वाला BMW चला रहा हो या फिर वैगनआर, फाइन दोनों को सिर्फ 1000 रुपये का देना है। जबकि फिनलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज में एक ट्रैफिक वायलेटर के ऊपर फाइन उसकी इनकम के बेसिस पे लगाया जाता है, जिससे कि एक डेटरेंस क्रिएट होता है। यहाँ हमें ये समझना होगा कि रोड एक्सीडेंट एक नेचुरल फिनोमिनन या फिर एक एक्ट ऑफ गॉड नहीं, बल्कि एक मैन मेड डिजास्टर है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को डिज़ाइन करते वक्त गाड़ियों को नहीं बल्कि लोगों को बीच में रख के सोचना होगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमें ये समझना होगा कि रोड सेफ्टी सिर्फ हमारी गवर्नमेंट की नहीं बल्कि हम सब की एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है।